नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों हर मंच से एक ही बात बोलते नजर आते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को साइकोलॉजिकली वीक कर दिया है। लोकसभा के अंदर जब पीएम मोदी उनके सामने खड़े होते हैं तो उनके चेहरे पर एक मायूसी होती है। वो पहले वाले कॉन्फिडेंस नहीं रहे। क्यों? क्योंकि विपक्ष के आंकड़े बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े थोड़े कम हो गए हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली है और पीएम मोदी को बैसाखी के सहारे की जरूरत पड़ गई चुनाव में परिणाम आने के बाद सरकार चलाने के लिए। एनडीए के सहयोगियों की जरूरत पड़ गई, चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ गई, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, मांझी जैसे नेताओं की जरूरत पड़ गई। अब वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं जितने की पिछले सरकारों में हुआ करते थे। लेकिन उसका जवाब है, पीएम मोदी ने वो कॉन्फिडेंट दिखाया है हर मुद्दों पर। और आगे अब विपक्ष के आंकड़ों में बड़ा फेरबदल होने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी तरीके से बीजेपी का अब लोकसभा में भी आंकड़ा बढ़ेगा। ज्यादा समय नहीं है जब 240 से बढ़ते बढ़ते ये 2-4 महीने में 253 का आंकड़ा लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का होगा, जैसे संभावनाएं दिख रही है। जो पार्टियों के अंदर जो विपक्ष में बैठे हैं, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के आउटसाइडर पार्टनर हुआ करते थे, उन पार्टियों में चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर कुछ पार्टियों में विद्रोह चल रहा है। इंतजार चुनाव का है। तो कुछ और जगह पर जहां पर सीटें खाली होने वाली है, सपा के 4 सांसदों पर ऐसे आरोप हैं कि कभी भी कोर्ट का फैसला आएगा और उनकी सांसदी चली जाएगी, वहां पर भी उपचुनाव होना है। 2 जगह पर अभी उपचुनाव की घोषणा होनी है, इसलिए क्योंकि टीएमसी के एक सांसद की मौत हो गई और कांग्रेस के एक सांसद की मौत हो गई है। एक और जगह पर उपचुनाव होना है जहां पर राहुल गांधी ने त्याग पत्र दे दिया। मतलब राहुल गांधी ने वायनाड से अपनी सांसदी छोड़ दी और वहां प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि वायनाड में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना कोई नहीं है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ जो चल रहा है आंदोलन, उससे लगता है वशीरहाट में इस बार कुछ नया खेल हो सकता है। वहां पर टीएमसी पिछली बार की तरह ये जीत हासिल कर लेगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। उपचुनाव में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में जितना विद्रोह चल रहा है टीएमसी के खिलाफ, जो टीएमसी के नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यहां तक कि अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के मेयर के ओएसडी के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उनके नाम पर वसूली की जा रही है। ये टीएमसी के अंदर ऐसा भूचाल मचा है कि कई नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ ने तो पार्टी छोड़ भी दी, जैसे जवाहर सरकार ने राज्यसभा सांसद से भी इस्तीफा दे दिया। और इस बीच जो सेंटीमेंट जागा है वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ, और उसे किसी तरह से कवर करने की कोशिश कर रही हैं। लगता है आगे उपचुनाव में वहां पर टीएमसी का बत्ती गुल हो सकता है। दूसरी तरफ नांदेड़ के लोकसभा सदस्य जो कांग्रेस के थे, इस बार जीत कर आए थे। नांदेड़ से चौहान साहब की मौत हो गई और उसके बाद अब आगे वहां पर भी उपचुनाव होना है। और नांदेड़ की सीट ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं 80% है। कांग्रेस पिछली बार चुनाव तो जीती थी, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन लोकसभा में नहीं रहा था। और अशोक चौहान की जिम्मेदारी जिस तरीके से दी गई थी, वो अशोक चौहान थोड़े बैकफुट पर आ गए। तुरंत ही ये पार्टी बदले थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अपने संगठन को मजबूत करके कांग्रेस के लोगों को भाजपा में नहीं ला सके। इसलिए नांदेड़ से कभी अशोक चौहान जो लोकसभा सदस्य रहा करते थे, उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सही बैटिंग नहीं की और इसी के कारण वहां भाजपा हार गई। लेकिन 58,000 वोटों से भाजपा हारी थी और इस उपचुनाव में पूरी ताकत लगाई जा रही है कि वो सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में आ जाए। और हो सकता है विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाला है, उसके साथ ही
वहां पर यह उपचुनाव की घोषणा भी कर दी जाए। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा लोकसभा में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पार्टियों के अंदर भी विद्रोह चल रहा है। ये राहुल गांधी की हेकड़ी निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है और अमित शाह अपने चक्रव्यूह को और मजबूत कर रहे हैं कि ताकि मोदी का किला मजबूत हो जाए। वक्फ बिल को देखिए, वक्फ संशोधन बिल में जिस तरीके से हिंदू सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ आ रहे हैं, पार्लियामेंट में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जब यह बिल आएगा तो उस समय कांग्रेस के अंदर भी कई सांसद ऐसे हैं जो इसके समर्थन में जाएंगे। लेकिन सबसे विकट समस्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है। उनके पास जो सांसद हैं वो भी कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि वो इसके खिलाफ वॉकआउट करेंगे या इसका समर्थन करेंगे और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र की परिस्थितियां चेंज हो रही है उसमें तो लग रहा है ये सारे सांसद जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं वो इंतजार कर रहे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा होने का। विधानसभा चुनाव हुआ नहीं कि फिर से शिवसेना यूबीटी के अंदर एक और विद्रोह होगा। यहां तक कि शरद चंद्र पवार की पार्टी में भी ऐसी ही संभावना है। ये 9 सांसद लोकसभा में जीतकर जो शिवसेना यूबीटी के आए हैं उसमें असंतोष है, लेकिन वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की अघाड़ी की सरकार बन गई तो ऐसे में हम वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में जब उनकी सरकारें होगी तो उनके लिए संभावनाएं ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव अगर महायुति के पक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत जाती है, सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो ऐसे में उस पार्टी में फिर से विद्रोह होगा, क्योंकि उनके सांसद जो उद्धव ठाकरे के हैं ये सोच रहे हैं कि इस बार तो ये जो सिंपैथी वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को, उसके कारण हमें जीत मिल गई, आगे जीत की संभावना भी नहीं है और इस पार्टी का भविष्य भी नहीं है। साथ ही हम 4 साल तक अगले इंतजार करते रहे एक सांसद के तौर पर, ये संभव नहीं है। इसलिए उनकी पार्टी में भी विद्रोह होना तय है और उसके साथ शरद चंद्र पवार की पार्टी में भी, क्योंकि लोकसभा में इन लोगों ने जो खेल महाराष्ट्र में किया उसको उलटने की तैयारी विधानसभा में है। और इसलिए अमित शाह बार बार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में टारगेट बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 100-110 के करीब सीट कम से कम ला सके। 160 सीटें पर चुनाव लड़ने का टारगेट है और उसमें 2014 के परफॉर्मेंस को दोहराने की बात भी की जा रही है। 122 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन ये टारगेट अगर अचीव नहीं भी करते हैं तो 110 सीटों से ज्यादा पर जीत की संभावना तलाश रहे हैं ताकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम वहां बन जाए। और जैसे ही ये अघाड़ी की हार होगी, शरद चंद्र पवार की पार्टी यानी शरद पवार के एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, ये दोनों में फिर से टूट होना है और इसके सांसद इनके साथ नहीं रहेंगे और इसमें एंटी डिफेक्शन की बड़ी संभावना नहीं है। 9 सांसद उद्धव ठाकरे गुट के जो हैं उसमें से 6-7 चले जाएंगे तो फिर एंटी डिफेक्शन लागू भी नहीं होगा उनके ऊपर। इसी तरह 8 इनके पास हैं शरद पवार के, ये सुप्रिया सुले के अलावा किसी के ऊपर उनको भी भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थितियां सामने आ रही है। दूसरी तरफ साउथ की पॉलिटिक्स में भी अचानक से बदलाव आया है। जगन मोहन रेड्डी आजकल परेशान हैं और उनके सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं। राज्यसभा में उनके 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, वो टीडीपी में शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी पार्टी टीडीपी है। ऐसे में वाईएसआरसीपी के 4 लोकसभा में भी सांसद हैं और जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी इस बीच मंदिर नहीं जा सके क्योंकि उन्हें फॉर्म भरने के लिए कह दिया गया आप अपना फेथ बताओ, और आंध्र प्रदेश की राजनीति अब हिंदू केंद्रित होती जा रही है। जैसा एक माहौल तैयार हुआ है वाईएसआरसीपी के राज्यसभा में तो पत्ता साफ होना ही है। 4 लोकसभा के सांसद भी तलाश रहे हैं कि हम कहां जाएं। राज्यसभा वाले तो इसलिए टीडीपी में जा रहे हैं क्योंकि उसकी बहुमत है और वहां से फिर से वो चुनाव जीतकर आ जाएंगे, राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे। लेकिन लोकसभा सांसद ये टीडीपी में नहीं, सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। इसलिए ये सारे जो अलग अलग राज्यों में छोटी बड़ी पार्टियों के बीच चल रहा है और फिर उपचुनाव होने वाला है कुछ सीटों पर, ऐसे में
अगले 3-4 महीने के भीतर ऐसी संभावना बन रही है कि अमित शाह ने वो व्यवस्था कर दी है कि हम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाएंगे। कुछ सांसदों के समर्थन के बाद अगर औकात है विपक्ष के उन पार्टियों की जो कि मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते हैं, वो अपने सांसदों को नोटिस देकर देखें, या फिर उसके आसपास जो राज्यों में चुनाव होना है उसका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा। 250 से 53 के बीच सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है। जल्द ही इसके लिए 3 से 4 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।